हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार्ट ट्यूब। तो अगर आप पहली बार ये चैनल विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th दोनों का जो है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करें इस वीडियो की, तो ये जो है आपका केमिस्ट्री क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर 3 है। इसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लें। आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी और साथ ही आप प्लेलिस्ट जो है क्लास 11th केमिस्ट्री की चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 1। तो ये जो है पार्ट सेकंड है और ये हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से। इसके जितने भी पहले के टॉपिक्स है वो पार्ट 1 में कवर्ड है। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। So elements belonging to same group have same number of electrons in their valence shell. That is why they have similar chemical properties. Hence, this is the main cause of periodicity in एलिमेंट्स। तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है कि एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है और ये जो है मेन रीज़न होता है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का। ओके, फिर है आपका एटॉमिक रेडियस। पहला जो है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, वो कहा जाता है। फिर है आपका टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो टाइप्स देख लेते हैं इसका। कोवेलेंट रेडियस, इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ distance between center of nucleus of an atom to the covalent bonded atom in the homonucleus molecule। ठीक है, तो ये जो है आपका हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो होता है वो होता है आपका, जो भी एटम्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ। ये क्या कहलाता है आपका कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल का। फिर है आपका वैन डर radius. Van der Waals radius was formed because of intermolecular force exists between two molecules. It was formed without any bond. तो ये कैसे फॉर्म होता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस वजह से ये फॉर्म होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस of two non-bonding atoms of same element when they are close to each other। ठीक है, तो सेम नॉन बॉन्डिंग जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ जो होता है वो क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस वाज मोस्टली यूजिंग फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, बिकॉज इनर्ट गैसेस डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, इसीलिए ये वैन डर वाल रेडियस का यूज़ करते हैं हम किस में? नोबल गैसेस। सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड देयर रेडियस, सो वी यूज़ वैन डर वाल रेडियस मेथड। तो फिर उसके बाद थर्ड है आपका मेटेलिक रेडियस। तो मेटल डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड विद ईच अदर बट दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एटम ऑफ some elements because of his electron in their outermost shell। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो फॉर्म नहीं, जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं करते हैं एक साथ, वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं सेम एलिमेंट्स के एटम्स को, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक लटाइस। ठीक है, ये मेटेलिक लटाइस का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इसमें जो दो एडजेसेंट एटम्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होगा आपका? ये मेटेलिक रेडियस।
ओके। फिर आपका ये नोट है कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मेटेलिक रेडियस से, और वो ग्रेटर देन होता है आपका कोवेलेंट रेडियस से। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो वेरिएशन देख लेते हैं। इन अ ग्रुप atomic radius increasing from top to bottom due to increasing number of shells। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस दैन एल्यूमिनियम। फिर है आपका इन पीरियड। तो इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इन पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेज। तो पीरियड में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होती है, वो सेम होती है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका साइज जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन रिस्पेक्टिव periods because the atomic radius of noble gases can be measured in terms of van der Waal radius which is greater than the covalent radius। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है कि हर पीरियड में जो है नोबल गैसेस जो होती हैं उनका साइज जो होता है बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो रेडियस है वो कैसे मेज़र किया जाता है, वैन डर वाल रेडियस से। और अभी हमने ऊपर देखा कि वैन डर वाल रेडियस जो है वो ग्रेटर देन होती है कोवेलेंट रेडियस से। फिर है बीइंग ए मोनोएटॉमिक देयर नॉन बॉन्डिंग रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज सो नोबल गैसेज आर नॉट कंसिडर्ड इन एटॉमिक रेडियस। फिर है आपका आयनिक रेडियस। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, आपका जो मेटल टू नॉन मेटल जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक रेडियस कहलाता है इलेक्ट्रॉन से। फिर है आपका एग्जाम्पल दे रखा है, लेट एम इज एन एटम। तो आपका जो एम है, एम प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एम नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, अनायन गे। ठीक है, अनायन फॉर्म हो गया। आपको पता है कि अनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब मेटल लूज करेगा तो कटायन हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कटायनिक रेडियस। तो कटायन हैज़ ऑलवेज लेस रेडियस देन इट्स पेरेंट्स एटम। ठीक है, जो कटायन होता है वो अपने पेरेंट्स एटम से स्मॉल होता है। फिर आपका उसका रीज़न। तो कटायन हैज़ जनरली लेसर नंबर ऑफ शेल्स देन एटम, देयरफॉर कटायन हैज़ लेसर रेडियस देन पेरेंट्स एटम। फिर बी है इसका रीज़न, कटायन हैज़ ऑलवेज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स than protons, therefore the effective nuclear charge on valence electron in a cation is more than in an atom। ठीक है, तो जैसे कि कटायन क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है उसके पास, तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उस पर क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगेगा, जो साइज़ क्या होगा फिर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे ये Na पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है। तो इसमें देखिए प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें Na पॉजिटिव में 11 है। ठीक है, आपका जो Mg2 पॉजिटिव उसमें 12 है, और Al3 पॉजिटिव जो है उसमें 13 है। तो ये तो हो गया प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है, इन्होंने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, इसमें भी 10 और एल में भी 10। इनको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं। नोट है, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा उसका रेडियस होगा। फिर है आपका अनायनिक रेडियस। तो एन अनायन इज ऑलवेज हैज़ ग्रेटर रेडियस टू देयर पेरेंट्स
एटम, ठीक है। तो कटायन छोटा होता है पेरेंट्स एटम से और जो अनायन होता है वो बड़ा होता है पेरेंट्स एटम से। तो रीज़न है एन अनायन हैज़ greater number of electrons than the proton, therefore the effective nuclear charge on valence electron in an anion is lesser than that is of parent's atom. Hence the electron cloud is in an anion extends to increasing the radius. तो इसका रीज़न है कि आपका जो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है उसका साइज़। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्सटेंड हो गया तो उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। फिर आपका एग्जांपल इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में ये सेम उसी तरह से है। N3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द रेडियस, ठीक है। तो ये किसके लिए था, अनायंस के लिए। तो ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को करिए, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। तो ये ए बी, ये सी डी, इनको नोट कीजिए और इनको करिए, ट्राई कीजिए, सॉल्व मैंने कर ही रखे हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट है ऊपर जो समझाया है, ठीक है। आप ये ट्राई करेंगे, हो जाएंगे। फिर है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में फ्रॉम वैलेंस शेल से, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइसोलेटेड एटम्स जो क्या होता है, सिंगल, ठीक है, जो एक एटम के हो। न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, नो चार्ज होना चाहिए। और गैसियस एटम क्या होते हैं, आइसोलेटेड एटम ओनली फाउंड इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। इन्हीं एटम्स में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या जूल पर एटम या किलो जूल पर एटम, ठीक है। तो एंथैल्पी है, इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बस एंथैल्पी को डिनोट करने का तरीका है। ये आपका डेल्टा एच जो है वो क्या हो गया, एंथैल्पी। और अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूँ तो डेल्टा एच के बीच में छोटा सा आई लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे और भी एंथैल्पी आएगी तो इसको डिनोट करने का ये तरीका है, ठीक है। तो हमेशा जो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और वो ज़्यादा होगा आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ग्रेटर देन द प्रीवियस आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज इंक्रीजेज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगा पहले वाले से। क्यों, क्योंकि अगर आपने जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो उस पर न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो गया, बढ़ गया, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप दोबारा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर क्या हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका रीज़न है बिकॉज व्हेन वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर टू valence electron was increased, or the force between them that increasing shows the required large amount of energy to remove electron as compared to first ionization enthalpy, okay।
फिर आपका एक क्वेश्चन कि सोडियम हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम हैज़ लोअर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देन सोडियम। तो इसका रीज़न है सोडियम हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम। ठीक है, उसका साइज़ बड़ा होता है। देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ लोअर देन द मैग्नीशियम। तो इसलिए जो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होता है, वो कम होता है। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सोडियम अक्वायर स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या करता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। बट मैग्नीशियम हैज़ स्टिल वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, देयरफॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सोडियम। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इधर देखिए, जैसे आपका ये सोडियम है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है 281 और मैग्नीशियम क्या है 282। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए 28 बचेगा और इसमें मैग्नीशियम में कितना बचेगा 281 बचेगा। तो आप सोडियम की कन्फिग्रेशन देखिए 28, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसने अचीव कर ली। लेकिन मैग्नीशियम में अभी भी एक बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेस में आपको पता है कि वो इनर्ट होते हैं, उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए मैग्नीशियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। फिर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो साइज ऑफ एन एटम कैसे अफेक्ट करता है, तो ये क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Ionization enthalpy is inversely proportional to the size of atom, that is smaller the size of atom greater the ionization enthalpy. Nuclear charge तो वो directly proportional होता है। Ionization enthalpy is directly proportional to nuclear charge, that is greater the nuclear charge greater will be the ionization enthalpy. फिर है आपका शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द डिक्रीज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valence electron due to the presence of electron in inner shell is called shielding effect or the screening effect। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर उससे जो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में रुकावट करते हैं। ठीक है, शील्ड करते हैं एक तरह से। तो वही जो इफेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो वो बढ़ जाएगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो है नंबर ऑफ शेल्स कह लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आपका द मोर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन shell from the nucleus, the less energy required to expel an electron from said atom. The higher the shielding effect, the lower the ionization enthalpy। ठीक है, तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देना होगा। ठीक है, मीन्स कि समझ लीजिए कि जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उससे पहले जो है 10 इलेक्ट्रॉन है शेल्स में, उससे पहले वाली शेल्स में, जो कि क्या कर रही है, न्यूक्लियस को अपना इफेक्टिव चार्ज देने से रोक रही है। कहाँ तक, आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक। तो वो उससे क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो वीक हो गया, क्योंकि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, वो वीक हो जाएगा बॉन्ड, और आप जो है कम एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इस तरह से है, एस ब्लॉक ग्रेटर देन पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल ग्रेटर देन डी ऑर्बिटल एंड देन ग्रेटर देन एफ ऑर्बिटल। फिर है फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू द सिमेट्रिकल arrangement of electrons, therefore it is more difficult to remove an electron from atoms of these elements। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का जो सबशेल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इनमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है।
Hence, the elements having half-filled and fully filled subcells in their valence shell have greater ionization enthalpy, और इसीलिए इनकी जो ionization enthalpy होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स हैव एक्सेप्शनली स्टेबल एंड have greater ionization enthalpy than group 13 elements, and group 15 elements have exceptionally greater first ionization enthalpy than group 16 elements because the group 15 elements have stable np3 configuration. फिर आपका वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, तो इन ग्रुप में कैसे वेरी करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। इसका रीज़न देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो नीचे ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर बताया था, ठीक है। तो द शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ न्यू शेल। एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, एज द रिजल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, ठीक है। तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से क्या हो गया, इफेक्ट जो होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो कम हो जाएगी। फिर इन पीरियड्स, तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। और पीरियड में क्या होगा, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इसका रीज़न देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और वो क्यों होता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपका एटॉमिक साइज जो होगा वो कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है। फिर है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, तो ये जो है हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद से हम थर्ड पार्ट में इसके कवर कर लेंगे। तो ये पार्ट यहीं तक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि नोट्स कैसे हैं, ठीक है, और कैसा लगे आपके बाकी सभी चैप्टर्स के नोट्स या इस चैप्टर के नोट्स। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया इस चैनल पे जो है सभी नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ओके, बाय।